नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपके बीच जुड़कर आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत हम चाहते हैं कि एक झूठ से करें। मेरे झूठ से नहीं, नरेंद्र मोदी के एक झूठ से शुरुआत करें आज के इस वीडियो को। नरेंद्र मोदी के एक झूठ से शुरुआत करें आज के इस वीडियो को। मैं अक्सर किसी का वीडियो नहीं डालता, आपको भी पता है, उसके बारे में बताता हूं, लेकिन आप जब नरेंद्र मोदी से ही सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप समझ सकते हैं कि वो संसद में खड़े होकर भी कितनी बेहयाई से झूठ बोल लेते हैं। कितने बड़े झूठे हैं नरेंद्र मोदी, कैसे कैसे झूठ बोल लेते हैं और बोल पाते हैं नरेंद्र मोदी, इसका एहसास आपको होगा। फिर आप नरेंद्र मोदी की शख्सियत को समझ पाएंगे और उनके कामों को समझने में आपको आसानी होगी। हमने गरीबों के लिए, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. दोस्तों, आपको भी आश्चर्य हुआ होगा, आप भी चकित हुए होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये आदमी इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेता है, वो भी संसद में खड़े होकर, और उसके बाद भी मुस्कुराता है, हंसता है, खिलखिलाता है। मैंने कहा कि ये ऐसा नरेंद्र मोदी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको उनके झूठ पर ही तालियां मिलती हैं, झूठ पर ही शाबाशी मिलती है, झूठ पर ही लोग उन्हें अच्छा समझते हैं। वो उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी, उनका कॉन्फिडेंस अपनी बुद्धिमत्ता पर नहीं है, इस देश की मूर्खता पर है, जो उनके इस तरह के ब्लंडर झूठ को भी बड़ी आसानी से पचा लेती है और तालियां बजाती है। संसद में सीधे ही झूठ बोलने की कोशिश भले कर लिए, झूठ भी बोल भी दिया। उन्होंने तो यह कहा कि हमने महंगाई भी कंट्रोल कर लिया है। तो चाहे जितने झूठ बोले नरेंद्र मोदी संसद में, झूठी एक शब्द, 3-3, 4-4 घंटे का भाषण अगर आप सुनेंगे नरेंद्र मोदी का, एक शब्द अगर आप सुनेंगे तो आपको कहीं भी सत्यता नजर नहीं आएगी। सबका सब झूठ, किसी एक शब्द को आप यह साबित नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी ये सच बोला है। झूठ बोलने के इतने आदी हो चुके हैं नरेंद्र मोदी कि झूठ बोलने बगैर उनको रहा ही नहीं जाता। सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी बड़ी बेशर्मी से संसद में झूठ बोलते हैं, और जब उन्हें पता चलता है, वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। उन्हें झूठ बोलने पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती, वो झूठ को सुधारते भी नहीं हैं, वो गर्व महसूस करते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अपने झूठ पर मुस्कुराते हैं, इठलाते हैं, इतराते हैं, और जानते हैं ये सब कैसे, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के बाद, और उनके झूठ बड़े साधारण से झूठ, और उनके झूठ को समझकर फिर भी सामने से तालियां जो बजती हैं, उससे उन्हें लगता है कि इस देश के लोग कितने मूर्ख हैं, कितने जाहिल हैं। उन्हें लगता है कि वो गंवार नहीं हैं, सब के सब गंवार हैं, मेरे झूठ पे ताली बजा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्यों अपने झूठ सुधारेंगे, अपने झूठ पर शर्मिंदा होंगे, और क्यों ना अपने झूठ पर गर्व करें जब उन्हें झूठ पर ही ताली मिले। कुछ लोगों ने यह पूछा था कि आखिर नरेंद्र मोदी इतने बौखलाए क्यों हैं, नरेंद्र मोदी इतने हड़बड़ाए क्यों हैं। मेरे दोस्तों, उसका उत्तर यह है कि राहुल गांधी की आंधी में नरेंद्र मोदी उड़ चुके हैं, इस समय हवा में उड़ रहे हैं, उनका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है, और वो कहां जाकर गिरेंगे ये तो वक्त बताएगा, खास करके 2024 मई के बाद। ये इसका जवाब भविष्य के गर्त में छुपा है। समय बहुत कम है, आपके सामने इसका उत्तर भी आ जाएगा, लेकिन कब तक हवा में उड़ेंगे। अब रही बात नरेंद्र मोदी के हवा में उड़ने की, आप देख रहे हैं
नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में, अपनी बौखलाहट को कम करने के लिए, अपनी हड़बड़ाहट को कम करने के लिए या अपना पैर जमीन पर रखने की कोशिश में नरेंद्र मोदी 5-5 भारत रत्न बांट डाले। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर 2-2 शब्दों में कहना पड़े कि आखिर इन 5 भारत रत्नों के पीछे की कहानी क्या है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज कुछ खास एक लाइन में मेरे दोस्तों। अगर शुरू करते हैं, पहले तो उन्होंने आडवाणी की घोषणा की, उसके बाद कुछ और घोषणाएं की। टोटल 5 नाम उन्होंने, 5 भारत रत्न अपनी अलमारी से निकाल करके वो सामने लाए और देने का ऐलान किया। ऐलान तो कुछ ऐसे ही किया है, लेकिन समझने की बात क्या है, जैसे अगर हम एक नाम सामने रखकर कहें कि मान लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न क्यों दिया। मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता कि लाल कृष्ण आडवाणी से ज्यादा थेथर आदमी इस धरती पर कोई होगा, जो इतनी बेइज्जती सहकर, इतना अपमान सहकर, न जाने कितने अपमानों का घूंट पीकर और उपेक्षित जिंदगी गुजारकर जबरदस्ती मार्गदर्शक में धकेले जाने के बाद जिस तरह से उनका बार बार अपमान किया गया, आपने देखा, आपने महसूस किया, पूरे देश ने महसूस किया। यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सिंपैथी भी लोगों में आ रही थी कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने आखिर पाप तो किया ही है, कम से कम देश के साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर मोदी को उस समय, जब अटल बिहारी वाजपेयी ये मान चुके थे कि नरेंद्र मोदी अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे थे, हटाने जा रहे थे, तब आडवाणी बीच में आकर बाधा बने। इसका पश्चाताप भी उन्हें होगा और ये देश भी महसूस कर रहा था कि आडवाणी का जो ये अपमान हो रहा है, आडवाणी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आडवाणी को जो बेइज्जत किया जा रहा है, आडवाणी का जो भी जिस तरह से थेथर किया जा रहा है, और थेथर होकर आडवाणी फिर भी, और सबसे बड़ी बात, मैं राजनीतिक इतिहास में न जाने कितने लोगों को अपनी इस उम्र तक तो देखा ही है, लेकिन किसी को इतना बेइज्जत होने के बाद भी मुंह न खोलते हुए पहली बार देखा है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी। और इसी खासियत के नाते, इसी अपनी विशेषता के नाते नरेंद्र मोदी को पता नहीं कहां से दया आ गई, या यूं कह सकते हैं कि जो बिना सर उठाए, बिना आवाज किए अगर उनके चरणों में पड़ा रहता है तो कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी डाल देते हैं। इसीलिए भारत रत्न आडवाणी को डाल दिए। आ जाइए दूसरा नाम जो इस समय काफी चर्चा में है, चौधरी चरण सिंह। इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी चरण सिंह डिजर्व करते हैं भारत रत्न के लिए, और पहले भी ये मुद्दे उठाए जा चुके हैं, लोगों ने मांग की है और उन्हें इस समय भारत रत्न नरेंद्र मोदी ने दिया। सीधी सी बात, जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के लिए, अपनी चुनावी गणित फिट करने के लिए, एनडीए में एक और घिसी पिटी पार्टी को ऐड करने के लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, असली निशाना और है, और वो है किसानों का आंदोलन। नरेंद्र मोदी ने जो किसानों से धोखा किया है, जो किसानों को ठगा है, जो किसानों को छला है, वो टीस जो किसानों के अंदर है उसे थोड़ा कम करने के लिए, और सिर्फ यही इतना ही खत्म नहीं होता। अभी 13 फरवरी से ही किसान फिर से दिल्ली घेरने वाले हैं, तो उनकी धार को भी कुंद करने के लिए, या उनको कुछ सहलाने के लिए, या जितने धोखे किए हैं किसानों के साथ, जितनी ठगी की है, जितना छल किया, जितना झूठ बोला, आपने देखा 13 महीने तक यहां बैठे रहे दिल्ली को घेर करके किसान, उसके बावजूद भी उन्हें किसान नहीं माना, उनको इंसान नहीं माना, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें
खालिस्तानी कहा, उन्हें नक्सली कहा, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन यहां तक कि संसद में उन्हें श्रद्धांजलि तक भी नहीं देने दी। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर उस टीस को कम करना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है और इतनी सी ही बात है और कोई बात नहीं है। अब अगर दूसरा नाम, एक और नाम जो चर्चा में पहले से है, पहले आडवाणी और उनका ही नाम घोषित हुआ था, वो थे कर्पूरी ठाकुर, जिसमें भी कोई दो राय नहीं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना सर्वथा योग्य और उचित है और लोगों ने मांग भी किया था और वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन यहां भी नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया है, नीतीश कुमार को एनडीए में फिर से भारत रत्न देकर लाया है। सीधी सी बात, नहीं देते नरेंद्र मोदी, मुफ्त में किसी को कुछ भी नहीं देते। वो तो लोगों का छीनने वाले हैं, वो कहां किसी को देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार फिर से वो एनडीए में आ जाएंगे, क्योंकि बाहर से चाहे 400 का नारा भले लगाएं, लेकिन उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 सीट के नीचे खिसक जाएगी, पूरी एनडीए 100 सीट के नीचे रहेगी। नरेंद्र मोदी खुद संसद नहीं पहुंच पाएंगे। भारत के किसी कोने से 10 सीट से एक साथ चुनाव लड़ने नरेंद्र मोदी, फिर भी संसद 10 सीट हारेंगे, फिर भी संसद नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी संसद पहुंचना चाहेंगे तो एकमात्र एक जगह है गुजरात, वहां से चुनाव लड़कर वो संसद फिर से पहुंच सकते हैं और यही करेंगे इस बार वो। आप देख लेना, अगर चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर की ये कथा है कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को नहीं, नीतीश कुमार को दिया है भारत रत्न। सीधे अगर कहा जाए तो उन्हें पार्टी में लाने के लिए, अपनी हार को बचाने के लिए, अपने डर को कम करने के लिए, जो भी आप समझ लीजिए। अगर बात नरसिम्हा राव की जाए तो एक शब्दों में पूछिए और एक शब्दों में कहें तो सीधी सी बात है, ये पूरा देश जानता है कि अगर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं रहे होते उस समय, जिस समय अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया, तो नहीं तोड़ा जाता, नहीं तोड़ा जा सकता था। नरसिम्हा राव चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नरसिम्हा राव अंदर से मिले हुए थे, वो चाहते थे कि टूटे। उसका अर्थ आप चाहे जो लगाइए, अब पक्ष में लीजिए, विपक्ष में लीजिए, गलत समझिए, सही समझिए, जो भी समझिए, लेकिन अलग अलग तर्कों से लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर नरसिम्हा राव ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उनको भारत रत्न दिया गया। तो ये आरएसएस के कहने पर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, यानी ये लॉबी जो है, उनके कहने पर, उनके कहने से नरेंद्र मोदी ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ अयोध्या में जो मंदिर टूटा, जिसके कारण पूरे भारत में दंगे हुए, हजारों हजार लोग मरे, उसका पारितोषिक दिया है नरसिम्हा राव को भारत रत्न के रूप में। दूसरा कोई विश्लेषण या कुछ भी इसमें नहीं है। और अपनी टीस मिटाने के लिए, नरेंद्र मोदी अपनी जलन मिटाने के लिए और कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए दिया है भारत रत्न नरसिम्हा राव को। अब अगर नाम लें स्वामीनाथन का, यहां भी वही बात है मेरे दोस्त कि किसानों के साथ जितना अन्याय कर चुके हैं, उसकी तपिश को थोड़ा कम करने के लिए स्वामीनाथन को दिया। अब आगे आप देखेंगे, सुनेंगे, किसान आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन करते समय इस मुद्दे को उठाते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया गया, पूरी तरह से नहीं लागू किया गया, गलत तरीके से लागू किया गया, दुनिया भर की बातें हैं। उसको उस समय ये कहने के लिए कि देखिए मैंने तो स्वामीनाथन को भारत रत्न भेज दिया, बस इतनी सी बात है। अब इसमें एक
बात तो आप समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए अगर कर्पूरी ठाकुर होते, ठीक है, एक कल्पना की बात, कर्पूरी ठाकुर होते तो क्या ये अवार्ड रिसीव करते नरेंद्र मोदी के हाथों? जब आप कर्पूरी ठाकुर के जीवनी को पढ़ेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और नरेंद्र मोदी का करेंगे तो दोनों पूरब और पश्चिम हैं। एक अपामाधी पापी और दूसरा देश पर कुर्बान होने वाला व्यक्ति। खैर, उस पर जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो नहीं जाना चाहते। कहने का अर्थ यह है कि वो खुद रिफ्यूज कर देते कि कम से कम मोदी के हाथों तो मैं, या मोदी के देने से तो मैं किसी भी कीमत पे भारत रत्न स्वीकार नहीं करूंगा। और वही बात चौधरी चरण सिंह का भी था। चौधरी चरण सिंह भी होते तो किसी भी कीमत पे भारत रत्न को स्वीकार नहीं करते, नरेंद्र मोदी के दिए भारत रत्न को स्वीकार नहीं करते। ये आप समझ सकते हैं दोनों के जीवन चरित्र को, दोनों के कार्यों को, और खास करके नरेंद्र मोदी जो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतिहास में इतना बड़ा दुश्मन कोई नहीं रहा जितने बड़े दुश्मन किसानों के नरेंद्र मोदी हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि चौधरी चरण सिंह स्वीकार भी करते। बाकी की बात छोड़ दीजिए, बाकी तो सामने है, आप देख रहे हैं। मेरे दोस्त, अब परिस्थितियां, मैंने पहले जो बात में शुरू में बात कही कि राहुल गांधी के आंधी में नरेंद्र मोदी हवा में उड़ चले हैं और ऐसी बहुत सी गलतियां कर रहे हैं जिसको समझना ही मुश्किल हो रहा है आखिर नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको कि नरेंद्र मोदी इन परिस्थितियों में ऐसे निर्णय लेने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है कि नरेंद्र मोदी चुनाव को कैंसिल कर दें, चुनाव होने ही ना दें। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि पहले आरएसएस उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी, ओरिजिनल जो भारतीय जनता पार्टी है, गुजरात लॉबी को छोड़कर, वो नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी समस्या जो खड़ी होती है हारने की, किसी भी कीमत पे वो इस बार जीत नहीं पाएंगे, खुद संसद पहुंच नहीं पाएंगे। उसके अलावा इस बार ईवीएम की ठगी वो नहीं कर पाएंगे, ईवीएम वो हैक नहीं करवा पाएंगे। ईवीएम के जरिए या तो चुनाव नहीं होगा, और अगर हुआ तो ईवीएम पर अब नरेंद्र मोदी का कंट्रोल नहीं रहेगा। कुछ अंदरूनी सूचनाएं, अंदरूनी बातें, जो अंदर की बातें पीछे से आती हैं छन छन करके, उसका संकेत ये है। तो फिर नरेंद्र मोदी आखिर करेंगे क्या अपने आप को बचाने के लिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो ठान रखा है कि वो किसी भी कीमत पे जब तक जीना चाहते हैं तब तक गद्दी पर बैठना चाहते हैं। वो अपने आप को राजा घोषित कर चुके हैं। उधर अडानी के जरिए तैयारी कर रहे हैं कि भारत पर कुछ गुजराती ठग और चोर माफिया हीर राज करते रहें, इसकी पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी ने कर ली है। ऐसी स्थितियों में वो गद्दी छोड़ देंगे, चुनाव हार जाएंगे, उसे स्वीकार कर लेंगे, चुपचाप हट जाएंगे। इसकी संभावना आपको लगती है? मुझे नहीं लगती। जो मैंने कहा कि बहुत पहले जो उनका प्लान था कि ईवीएम का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे हैकिंग के लिए और 3 राज्यों में हम हार स्वीकार करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां हार रहे थे वो, वहां दाही के आंकड़े को भी पार नहीं कर पा रहे थे। बहुत कम सीटें उनको, थर्ड पोजीशन पे आ रहे थे, बल्कि उनसे आगे दूसरी पार्टियां निकल रही थी, या जो भी स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हैकिंग के जरिए चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया और चुनाव जीता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए। मैं कई बार बता चुका हूं, यहां भी एक बार कह रहा हूं। तो ईवीएम उनके हाथ से अब निकल गया क्योंकि वहां उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। आप देख रहे हैं कि जब धांधली के जरिए चुनाव जीतना उन्हें पड़ रहा है। चंडीगढ़ का मामला आपके सामने है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। खैर, संज्ञान ही लिया, कुछ करेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नरेंद्र मोदी इस हद तक नीचे उतर चुके हैं, और जब सारी हदें पार करने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी को यह लग रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, तो क्या रास्ता बचता है? एकमात्र एक रास्ता बचता है, नरेंद्र मोदी चुनाव कैंसिल कर देंगे और भारत में इमरजेंसी लगा देंगे।
और तब तक जब तक वो आश्वस्त नहीं हो जाएंगे तब तक इमरजेंसी लागू रखेंगे, या फिर संविधान में बदलाव करके अपने आप को राष्ट्रपति बना करके, ये अभी जो राष्ट्रपति हैं उनके बाद, या इनको हटा करके खुद राष्ट्रपति बन करके, चाहे जो भी परिस्थितियां वो तैयार करें, सत्ता से बेदखल होना उनके लिए मंजूर नहीं है और इसीलिए वो इमरजेंसी लगाएंगे। न्यायपूर्ण तरीके से चुनाव होने की तो संभावना भारत में बिल्कुल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, होगी भी नहीं। और अगर वही नरेंद्र मोदी मात खाते दिखेंगे, अगर उनको लगेगा कि अब उनके हाथों से निकल चुका है सब कुछ जो कि अब उनको लगने लगा है, तो उनके पास एकमात्र एक रास्ता बचता है भारत में इमरजेंसी लगाना। अभी भी अघोषित इमरजेंसी चल ही रही है, किसी न किसी बहाने से लोगों को जेल में डाला ही जा रहा है, तो घोषित इमरजेंसी की घोषणा कर देंगे, घोषणा करके इमरजेंसी लगा देंगे, सभी नेताओं को बंद कर देंगे और अपने आप को सत्ता में बनाए रखेंगे। ये नरेंद्र मोदी का मंशूबा है, ये सोच रहे हैं, इसी पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पता चल चुका है कि अब वो उड़ चुके हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दबाव, तपिश इतना बढ़ रहा है और बढ़ चुका है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से हिल चुके हैं। इसको आप यूं समझ सकते हैं मेरे दोस्त, आपको लगेगा कि संसद में वो ऐसे बोलते हैं, उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी उनके उलट गया है, यानी उनके विरोध में गया है। वो अपने इवेंट के जरिए भले ही अपने आप को चाहे जितना ही पॉपुलर साबित करने की कोशिश करें और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये साबित करने की कोशिश करें, लेकिन आम जनता नाराज है उनके उस काम से भी। आम जनता को राम से मतलब नहीं, राम से वो नाराज नहीं है, मोदी से नाराज है। यहां तक कि आम जनता प्राण प्रतिष्ठा को भी स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसमें धर्माचार्य शामिल नहीं थे, क्योंकि शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि मंदिर पूरा बना नहीं था। जो भी परिस्थितियां थी आप जानते हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। तो सारी बातें सब कुछ करने के बाद, ये अब इतने भारत रत्न देने के बाद 2, 4, 10, 20, 50 या 100, 200 और भारत रत्न दे डाले नरेंद्र मोदी, फिर भी वो माहौल नहीं क्रिएट कर पाएंगे, वो अपनी स्थिति को फिर भी मजबूत नहीं कर पाएंगे कि वो चुनाव जीत सकें या लोगों का दिल। क्योंकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में भारत पूरी तरह से तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, नीचे गिरा है, खत्म हुआ है। लोग त्रसित हैं, इतना त्रसित हैं कि आप समझ सकते हो कि लोग युद्ध जैसे खतरे को मोल लेते हुए इजराइल जाकर के नौकरी करने के लिए तैयार हैं। बेरोजगारी कितनी भयावह हो चली है भारत में, इससे बड़ा कोई उदाहरण आपके सामने नहीं मिलेगा।